नमस्कार। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतल में एक प्रसंग आता है। राजा दुष्यंत शकुंतला से प्रेम करता है, उससे गांधर्व विवाह करता है और उसके बाद अपनी राजधानी वापस चला जाता है। शकुंतला के धर्मपिता कण्व जो प्रवास पर थे वे आते हैं। उन्हें यह बात विदित होती है तो वे शकुंतला को आश्रम की एक तपस्विनी गौतमी और दो ब्रह्मचारियों शारंग्रव और शारद्वत के साथ राजधानी हस्तिनापुर, जो आजकल दिल्ली कहा जाता है या दिल्ली के पास हस्तिनापुर महाभारत के समय था, वहां पर भेज देते हैं। शारंग्रव और शारद्वत जो आश्रम में पले हैं, वन के सुरम्य वातावरण में रहे हैं, पहली बार नगर देखते हैं। शारंग्रव राजधानी में प्रवेश करते हुए और राजमहल में आसपास का दृश्य देखते हुए एक बात कहता है। महाभागः कामं नरपतिरभिन्न स्थितिरसौ न कश्चित् वर्णानामपथ मपकृष्टोऽपि भजते तथापीदं शश्वत परिचित विविक्तेन मनसा जनाकीर्णं मन्ये हुतवः परीतं ग्रहमिव। सब कुछ ठीक ठीक लगता है, ऊपर ऊपर से राजा धर्म का पालन कर रहे हैं और प्रजा भी वर्णाश्रम की व्यवस्था पर चल रही है, पर मैं जिस एकांत का अभ्यस्त हूं, तो यहाँ आकर मुझे लग रहा है जैसे कि एक ऐसे घर में मैं आ गया हूं जिसके चारों ओर आग लगी हुई है। आग, सुलगती हुई आग से घिरे हुए घर में मैं आ गया, ऐसा वह कहता है। शारंगराव की यह उक्ति मुझे बार बार याद आती रही या मेरे मन में गूंजती रही जब मैंने ग्रेटा थनबर्ग की यह किताब पढ़ी। नो वन इज टू स्मॉल टू मेक ए डिफरेंस। लगभग 3-4 साल पहले मैंने टीवी की न्यूज में ग्रेटा थनबर्ग को देखा था। मैंने देखा कि 15 साल की एक लड़की संसार के बड़े से बड़े नेताओं के सामने एक मंच पर खड़ी हुई है और उन्हें डपटते हुए कह रही है कि आप लोगों को शर्म क्यों नहीं आती, आप लोग ऐसी हिमाकत कैसे कर सकते हैं, हाउ डेयर यू। ये वाक्य उसके अटकते हुए टूटे फूटे शब्दों में बार बार आता था। उसने कहा कि आपने हमारी दुनिया का क्या हाल बना रखा है। वह उन्हें चुनौती देती हुई कह रही थी कि आप लोग अलोकप्रिय होने से डरते हैं, आप लोग अपरिपक्व हैं, इमेच्योर हैं, आप सच्चाई को नहीं झेल सकते, सच बात नहीं कह सकते, सुन सकते। आप लोग आने वाली पीढ़ी का भविष्य चुरा रहे हैं, आप बहानेबाजी करके समय काट रहे हैं और हम लोग ज्यादा प्रतीक्षा नहीं कर सकते। आपकी पीढ़ी विफल रही है और हमारी पीढ़ी इस बात को समझने लग गई है। आप आने वाली पीढ़ियों के लिए अभिशप्त हैं। यदि आप हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं सुधरते तो हम आपको क्षमा नहीं करेंगे। आगे के भाषणों में ग्रेटा थनबर्ग यह भी कहती हैं कि आप लोग कहते हैं कि आपकी बात हम समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन आप न समझ रहे हैं न सुन रहे हैं। यदि आप सचमुच समझ रहे होते तो आप कुछ करते। आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, फिर भी आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तब तो आप सचमुच शैतान हैं। ये संयुक्त राष्ट्र महासंघ की सभा में
ग्रेटा थनबर्ग ने कहा था। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में और बाद में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ग्रेटा थनबर्ग ने यह भी कहा कि आप लोग बिगड़ेल बिगड़ेल और गैर जिम्मेदार बच्चों की तरह हरकत कर रहे हैं। यू आर एक्टिंग लाइक स्पॉइल्ड इररिस्पॉन्सिबल चिल्ड्रन। ये उनके व्याख्यान का एक शीर्षक ही है जो उन्होंने बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में यूरोपियन इकोनॉमिक एंड सोशल कमेटी के सम्मेलन में 21 फरवरी 2019 के दिन दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में पहली बार जब हमने देखा था ग्रेटा थनबर्ग को बोलते हुए, उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति थे ट्रंप, भारत के भी प्रधानमंत्री जहां तक मुझे याद है उसमें थे, फ्रांस के, जर्मनी के और भी सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष थे। सब लोग सिर झुकाए हुए उस समय तो सुन ही रहे थे कि एक 15 साल की लड़की हम लोगों को लताड़ रही है। ये एक बड़ी अनहोनी सी घटना थी। हमारे देश में तो ऐसा कदाचित संभव नहीं है कि राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हो और कोई लड़की इस तरह से आकर के खरी खरी सुनाने लग जाए। लेकिन ग्रेटा थनबर्ग की हैसियत अलग थी। उनको बाकायदा सादर आमंत्रित किया गया था एक पर्यावरण की कार्यकर्त्री के रूप में। वो कहा गया था कि आपकी बात हम लोग सुनना चाहते हैं, तो सुनना पड़ा। वो यही कहती रही कि आप लोग सुन नहीं रहे हैं, सुन रहे हैं और कर नहीं रहे हैं जो मैं कह रही हूं, तब तो आप बेशर्म हैं। ग्रेटा थनबर्ग का जन्म 2003 में हुआ। इस समय उनकी उम्र 19 साल की होगी। 15 साल की जब उनकी उनकी उम्र थी तो अगस्त 2018 में एकाएक एक दिन उन्होंने घोषणा की कि उन्हें स्कूल नहीं जाना। आज के दिन वो स्कूल नहीं जा रही हैं। हमारे घरों में आए दिन ये बच्चे घोषणा इस तरह की करते रहते हैं कि स्कूल नहीं जाना। इसके लिए कोई बहाना भी वे झूठा गढ़ देते हैं। इसमें कोई अनहोनी बात नहीं है। लेकिन जिस दिन ग्रेटा थनबर्ग ने अपने घर में कहा कि वे स्कूल नहीं जाएंगी, तो अनहोनी बात हो गई। क्योंकि उन्होंने कहा कि वे स्कूल न जाकर के स्वीडन की पार्लियामेंट के सामने स्ट्राइक पर बैठेंगी। स्वीडन में वो स्वीडन की वो रहने वाली हैं। ये 18 अगस्त 2018 का दिन, जिस दिन वो जाकर के बैठ गई थी स्वीडन की पार्लियामेंट के सामने, जलवायु परिवर्तन को लेकर किए जाने वाले संसार के कदाचित सबसे बड़े आंदोलन की शुरुआत उस दिन हुई। मेरी राय में दुनिया की, विश्व के इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक में इसको शुमार किया जाना चाहिए। सबसे बड़ी घटनाओं में इसको शुमार किया जाना चाहिए। जिन घटनाओं से दुनिया में दूरगामी परिवर्तन हुए, परिवर्तनों की संभावनाएं बनी, उनमें से एक बड़ी घटना इसे माना जाना चाहिए। हम लोग टुच्ची खबरों को तूल देते हैं, टुच्चे लोगों की टुच्ची हरकतों को खबर मान लेते हैं, और जो असली खबर है, हमारे समय की एक बड़ी खबर हो सकती है, उस पर कम ध्यान देते हैं। ग्रेटा थनबर्ग ने स्वीडन भाषा में एक तख्ती पकड़ी हुई थी जिस पर स्वीडिश भाषा में लिखा हुआ था, स्कूल स्ट्राइक फॉर क्लाइमेट। और पहले कदाचित अकेली वे जाकर के खड़ी हो गई या बैठी रहीं स्वीडन की संसद के बाहर। उन्होंने आग्रह किया राजनीतिक नेताओं से कि जलवायु संकट पर वे कोई न कोई कार्रवाई तुरंत करें। इसकी शुरुआत कुछ इस तरह हुई कि स्वीडन के एक अखबार ने बच्चों के लिए निबंध प्रतियोगिता की, पर्यावरण से संबंधी। उसमें ग्रेटा थनबर्ग को पर्यावरण पर एक निबंध लिखना था। उनका निबंध अच्छा माना गया, वो अखबार में छपा। उसके बाद उनसे कुछ पर्यावरणविदों ने, पर्यावरण में रुचि रखने वाले लोगों ने संपर्क किया और उनके साथ उनकी बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ।
और ग्रेटा थनबर्ग को लगा कि उनको पर्यावरण की रक्षा के लिए कुछ करना चाहिए। अपने माता-पिता से उन्हें आरंभ में कोई समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। 20 अगस्त 2018 के दिन स्वीडन की संसद के बाहर वे धरने पर बैठ गईं और उन्होंने जिम्मेदार समझे जाने वाले लोगों को, नेताओं को कुछ पत्रक दिए, जिनमें तथ्य और विवरण थे कि वे हड़ताल पर क्यों जा रही हैं, क्यों स्कूल छोड़ कर के वे यहाँ आ गई हैं। वे अकेली ही थी, उनके साथ कोई संगठन नहीं था, कोई फंड नहीं था, कोई ग्रांट नहीं थी। पहले तो वे अकेली ही बैठी, बाद में कुछ बच्चे उनके साथ आए। परिवार के लोग शुरू में साथ नहीं थे, बाद में परिवार के लोग जुड़े। कुल नहीं थी कि ग्रेटा पर कोई चिक सवार हुई और उन्होंने हड़ताल करा दी, जैसा आजकल होता है। हड़तालें जिस तरह से होती हैं, ऐसा लगता है कि एक लंबी तैयारी थी, कोई संस्कार रहे होंगे, शायद ईश्वर ने तैयार किया उनको इस काम के लिए। उसके लिए कुछ ऐसी परिस्थितियां निर्मित हुई कि उन्हें एक आंदोलन छेड़ना पड़ा। आंदोलन छेड़ने के पहले खासी तैयारी भी उन्होंने की। 8 साल की उम्र में उन्होंने जलवायु परिवर्तन के बारे में जाना और उनको लगा कि जलवायु परिवर्तन जिस तरह से हो रहा है, ग्लोबल टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग जिस तरह से हो रही है, तापमान जिस तरह से बढ़ रहा है, ये आगे चल के खतरे की घंटी इसमें सुनी जानी चाहिए। उनके लिए एक चकित कर देने वाली बात थी कि हम लोगों का रहन सहन, आम लोगों का रहन सहन दुनिया के जलवायु को बदल सकता है और एक खतरा बन सकता है। दूसरी चकित कर देने वाली बात उनके लिए यह थी कि यदि आदमियों के रहन सहन से धरती की जलवायु बदलती जा रही है और पर्यावरण नष्ट हो रहा है, तो लोग इसके बारे में चिंता क्यों नहीं करते और इसे रोकने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाते। कार्बन उत्सर्जन को, ग्रीन हाउस एमिशंस को रोकने के लिए सारे देशों की सरकारें बजट में प्रावधान करती हैं, पर उनका कोई कारगर प्रभाव नहीं होता। शुरुआत आंदोलन की जो हुई उसमें हर शुक्रवार को हम अपना स्कूल छोड़ेंगे, फ्राइडे फॉर फ्यूचर, इस आंदोलन को नाम दिया गया। स्वीडन के बाहर, यूरोप के देशों में, फिर अन्य देशों में, अमेरिका में इसका असर हुआ और धीरे धीरे सारे देशों में छात्र छात्राओं ने अपने अपने स्कूलों में इस तरह के विरोध प्रदर्शन शुरू किए और जलवायु के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए स्कूल बंदी का एक आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन का जो असर हुआ, उसके परिणाम स्वरूप 2018 में, इसी साल, ग्रेटा थनबर्ग को संयुक्त राष्ट्र संघ के जलवायु परिवर्तन के सम्मेलन को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया। उसके बाद हर सप्ताह शुक्रवार को विश्व के किसी न किसी देश में छात्रों की हड़ताल पर्यावरण की रक्षा के लिए, जलवायु परिवर्तन के संबंध में हुई और 2019 में विश्व के कई नगरों में एक साथ अनेक विरोध प्रदर्शन हुए और इन विरोध प्रदर्शनों में से लगभग हर एक में 10-10 लाख से अधिक छात्रों ने भाग लिया। विश्वव्यापी प्रभाव हुआ एक लड़की के इस आंदोलन को छेड़ने का। ऐसा क्यों हुआ? मैं पर्यावरण की रक्षा की बात करता हूं तो उसका असर नहीं होता। नेता लोग पर्यावरण की रक्षा के लिए बात करते हैं तो उसका असर नहीं होता। संत महात्मा लोग तो नहीं ही करते हैं, और वो करें तब भी शायद असर नहीं होता, क्योंकि हम लोगों के जीवन में पाखंड है। ग्रेटा के जीवन में पाखंड नहीं था। उन्होंने सबसे पहले तो अपने घर में और अपने परिवार में उस जीवन शैली को अपनाया जिसकी वो वकालत करती हैं कि पर्यावरण पर दुष्प्रभाव जिससे न्यूनतम हो, ऐसी जीवन शैली होना चाहिए हमारी। तब से लगाकर 2 सालों में ग्रेटा थनबर्ग ने दुनिया के कई देशों में कई कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी बात कही। पार्लियामेंट्स में उनको बुलाया गया, उनकी बात सुनी गई। राष्ट्राध्यक्षों को उन्होंने
संबोधित किया। 12 दिसंबर 2018 के दिन जलवायु परिवर्तन विषयक सम्मेलन को संयुक्त राष्ट्र संघ में उन्होंने संबोधित किया। अगले साल 22 तथा 25 जनवरी 2019 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की दावोस स्विट्जरलैंड में जो बैठक आयोजित की गई उसको उन्होंने संबोधित किया। इसी साल 2 फरवरी को स्टॉकहोम स्वीडन में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी बात रखी। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में यूरोपियन इकोनॉमिक एंड सोशल कमेटी के सम्मेलन में 21 फरवरी 2019 को उन्होंने अपनी बात रखी। एक्सटेंशन रिबेलियन रैली लंदन में अप्रैल 23 2019 को उन्होंने अपना संबोधन प्रस्तुत किया। इसी दिन हाउस ऑफ पार्लियामेंट लंदन में भी उनका भाषण हुआ। वियना में आयोजित ऑस्ट्रियन वर्ल्ड समिट की मई 28 के दिन आयोजित इसी साल 2019 में बैठक को उन्होंने संबोधित किया। फ्रेंच नेशनल असेंबली में 23 जुलाई 2019 के दिन उन्होंने अपनी बात रखी। अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस को वाशिंगटन डीसी में उन्होंने संबोधित किया सितंबर 18 2019 के दिन। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में सितंबर 23 2019 के दिन फिर उनका भाषण हुआ। और 170 देशों में एक हफ्ते में 40 लाख लोग 2019 सितंबर में उनके आह्वान पर हड़ताल पर रहे। 11 दिसंबर 2019 को स्पेन में संयुक्त राष्ट्र संघ की जलवायु परिवर्तन सम्मेलन को उन्होंने संबोधित किया। सारे देशों में फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका आदि में वे या तो रेल यात्रा करके जाती रहीं या पानी के जहाज से जाती रहीं ताकि जलवायु को, पर्यावरण को कम से कम क्षति उनकी यात्रा से पहुंचे। उत्तरी अमेरिका वे समुद्री जहाज से गई थी, जहां संयुक्त राष्ट्र की जलवायु शिखर सम्मेलन में उन्होंने हिस्सा लिया। ग्रेटा थनबर्ग एस्पर्जर की बीमारी से ग्रस्त हैं। यह बात मुझे इस किताब को पढ़ने पर पता चली। जो संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में उनका व्याख्यान पहली बार सुना था, तब भी लगा था कि वे बीच बीच में कुछ हकला रही हैं और कुछ बोलने में उनको दिक्कत सी है, लेकिन वो इतने आवेश में अभिभूत होते हुए अपनी बात रख रही थी कि इसकी तरफ उस समय ध्यान नहीं गया। एस्पर्जर की बीमारी, जिसको एस्पर्जर सिंड्रोम, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहा जाता है, सेलेक्टिव म्यूटिज्म भी इसको कहा जाता है। इसकी बीमारी से ग्रसित व्यक्ति बोलता कम है, चुप ज्यादा रहता है, अनुभव अपने भीतर बहुत करता है, बहुत कुछ सोचता, गुनता, समझता है। बोलता है तो कुछ परेशानी उसको बोलने में हो रही है ऐसा भी लगता है, कभी थोड़ा हकलाता है बोलने में। लेकिन कई बार ऐसा व्यक्ति जब बोलने पर उतर आता है तो दुनिया हिलती है उसके बोलने से। बहुत थोड़ा ही हर बार वो बोलती हैं और एक ही बात अक्सर वो कहती हैं। जो शारंगराव ने कहा कि एक ऐसे घर में मैं चला आया हूं जो आग से घिरा हुआ है, वही बात ग्रेटा भी कह रही हैं। द हाउस इज ऑन फायर। ये वाक्य उनके वक्तव्यों में बार बार आता है। दुनिया आग से घिर गई है, हम एक आग से घिरे हुए घर में रह रहे हैं। वे कहती हैं कि मैं सेलेक्टिव म्यूटिज्म से ग्रस्त हूँ, एस्पर्जर से ग्रस्त हूँ, और वे यह भी कहती हैं कि इस रोग से ग्रसित व्यक्ति तभी बोलता है जब बोलना बहुत जरूरी हो जाता है और उसको लगता है कि अब मुझे बोलना चाहिए। दैट पर्सन स्पीक्स ओनली व्हेन नेसेसरी। ये भी उन्होंने अपनी बीमारी के संबंध में चर्चा करते हुए बताया। एक फिल्म आई थी हिंदी में, तारे जमी पर, आमिर खान ने बनाई थी। बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। जिन्होंने उसको देखा है वो भाग्यशाली है। जिन्होंने उसे नहीं देखा वे एक अच्छे खूबसूरत अनुभव से, मानवीय अनुभव से वंचित रह गए, एक बड़े अनुभव से। एक छोटे से बच्चे को केंद्र में रख करके यह फिल्म बनाई गई है। वही बच्चा इसका हीरो है और ये बच्चा डिसलेक्सिया की बीमारी से ग्रसित है। अक्षर पहचानने में, अक्षर लिखने में उसको दिक्कत होती है और उल्टे सीधे लिख देता है।
ऐसा कहा जाता है कि अकबर को भी ये बीमारी थी, जिन्होंने अकबर पर, शहनशाह अकबर पर जिन्होंने दिल्ली में राज किया, उनको भी ये बीमारी थी। उनके लिए अच्छे से अच्छे उस्ताद लगाए गए थे। उन्होंने कहा कि बहुत ही असामान्य रूप से बुद्धिमान ये बालक है, लेकिन पढ़ लिख नहीं पा रहा है, हम अ- असमर्थ हैं इसको पढ़ाने में। लेकिन असाधारण स्मरण शक्ति अकबर की थी, एकश्रुत वे थे। एक बार जो सुन लेते थे, याद उनको हमेशा रहता था। पूरा का पूरा टेक्स्ट सुन लेंगे, वो याद रहेगा। तो ये इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति सुनता बहुत है। श्रवण एक असाधारण गुण हुआ करता है। हम लोगों में श्रवण की विशेषता नहीं रह गई, जो वेदांत में मुक्ति का प्रथम सोपान माना गया है, कि सुनना आना चाहिए, सुनने के बाद फिर गुनना। तो ये श्रवण की खूबी, सुनने की, लिसनिंग की जो खूबी है, ये अकबर में थी। तो जिसमें श्रवण की खूबी है, वो सुनता बहुत है, गुनता है, बोलता कम है। लेकिन जब बोलने पर आ जाता है, तो उसका एक एक वाक्य बड़ी चीख बन करके सुनाई देता है। जैसा ग्रेटा थनबर्ग जब बोल रही थी संयुक्त राष्ट्र संघ में, तो लगता था कि वो एक गूंजती हुई चीख है। ये बच्चा जो तारे जमी पर फिल्म है, उसमें पूरी फिल्म में चुप ज्यादातर रहता है। जहां तक मुझे याद है, दो चार पांच वाक्य कभी कभी वो बोलता है, वो भी बहुत टूटे फूटे, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने उससे कहलवाए। बहुत विव्वल होकर के अटकते हुए दो चार वाक्य ही वो कहता है। उसकी चुप्पी चीखती है, उसकी चुप्पी छाई रहती है पूरी फिल्म में। अपनी चुप्पी के द्वारा वो बोलता है। तो ये मानना पड़ेगा कि इस बीमारी से ग्रसित लोगों में असाधारण क्षमताएं विकसित हो जाती हैं, जैसा कि उस बच्चे में भी है और अकबर में भी थी। ये ग्रेटा थनबर्ग स्वयं कहती हैं। जब उनसे कहा गया कि आप तो स्वयं बीमार हैं, तो वे अपने भाषणों में कहती हैं कि हम लोग जिनको कि ऑटिज्म की बीमारी है या ये सिंड्रोम है, वे लोग आप लोगों से ज्यादा नॉर्मल हैं। बाकी लोग अजीब हैं, क्योंकि हम तर्क संगत बात कर रहे हैं, आप तर्क संगत बात को सुन और समझ नहीं रहे हैं। ये जो पर्यावरण का परिवर्तन हो रहा है, हर साल तापमान बढ़ता है, बढ़ता चला जा रहा है दुनिया का। हम जब छोटे थे तो हम लोग 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर के बीच में रहे। जहां जहां हम लोग 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर के बीच में रहे, वहां अब 40 से 50 डिग्री टेम्परेचर है। 20 डिग्री टेम्परेचर देखते देखते 20-30 साल में उन जगहों का बढ़ गया। ये सामान्य घटना तो नहीं है। तो इसको जो सामान्य घटना नहीं मानते हैं, वो लोग कुछ एबनॉर्मल हैं। जो इसको समझ रहा है कि बड़ी असामान्य बात है, ये बड़ी खतरे की घंटी बज रही है। क्योंकि हर साल 1-2 डिग्री टेम्परेचर यदि बढ़ता है, मैं जिस जगह पर घूमता था मालवा में, वहां मई जून के महीनों में शामें बहुत ठंडी सी हो जाती थी, और रात को तो ओढ़ करके सोना पड़ता था। शबे मालवा कहा जाता था। अब तो ये मुहावरा जो हमको पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया जाता था, वो गायब हो गया। स्थितियां भी बदल गई, तो मुहावरे भी खत्म हो गए, पाठ्य पुस्तकें तो बदल ही गई। क्योंकि वो अब टेम्परेचर वहां नहीं है उन जगहों पर। जहाँ 30 डिग्री टेम्परेचर प्रायः रहता था मई के महीने तक भी, वहां 40, 45 और 50। इस रफ्तार से 2-2 डिग्री हर साल यदि बढ़ता है, तो 10 साल में वो 60 हो जाएगा। अगले 10 साल में वो 70 डिग्री टेम्परेचर होगा। 70 डिग्री, 75 डिग्री टेम्परेचर में दोपहर में कोई बाहर कदम रखेगा तो उसके कपड़ों में आग लग सकती है। धूप इतनी तेज होगी। धूप में आप पानी रखेंगे, उबलने लगेगा। तब दुनिया का क्या हाल होगा। तब जो शार्ंगरव कह रहा है अभिज्ञान शाकुंतल में कि एक ऐसे घर में मैं घुस आया हूं जो आग से घिरा हुआ है। हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो कि आग से घिरी हुई है। क्या हम चाहते हैं कि धरती जो आग का गोला थी सृष्टि के प्रारंभ में, वो फिर से आग का गोला बन करके रह जाए, तो सारी सृष्टि जल करके खाक हो जाए। हम लोग लापरवाह इसलिए हैं कि हमें क्या करना। 10 साल बाद हम ही कहाँ रहेंगे, 20 साल बाद कहाँ रहेंगे, 10-20 साल हमारे निकल गए, हमें क्या करना। इसलिए ग्रेटा थनबर्ग पूछती है कि हमारी पीढ़ी के लिए आप दुनिया कैसी छोड़ करके जा रहे हैं। हम लोग तो रहेंगे, उसके लिए आपकी जिम्मेदारी कुछ है या नहीं।
जो लोग बड़े अनुष्ठान कराते हैं, मंदिरों में जाते हैं, पाठ पूजा करते हैं कि पुण्य होगा, कोई लोग ये नहीं सोचते कि हम कार से यात्रा करते समय कितने पेट्रोल धुआं छोड़ रहे हैं और उससे तापमान की वृद्धि में हम योगदान दे रहे हैं। हम बिना मतलब के एसी चला रहे हैं, बाहर गर्मी उससे हम छोड़ रहे हैं, तापमान की वृद्धि में हम लोग योगदान दे रहे हैं, दुनिया को नरक बनाने में हम अपना योगदान दे रहे हैं। ये क्या पाप नहीं है? तो हम जो पुण्य के नाम पर पाखंड कर रहे हैं, उसकी जगह हम कितने कितने पाप रोज कर रहे हैं, ये हम लोग नहीं सोचते। ये सवाल ग्रेटा थनबर्ग उठाती है। वे यह भी कहती हैं कि यह मत समझिए कि यह बीमारी मेरे लिए अभिशाप है या मेरे लिए वरदान है, क्योंकि मैं इसके द्वारा अपने अकेलेपन में सुन सकती हूँ, गुन सकती हूँ और खतरे को भांप सकती हूँ। ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है जो कि हम लोग नहीं जानते। ये सब जाने माने तथ्य हैं। जो कुछ भी अपने भाषणों में वो कहती हैं, इस किताब में उनके 15-20 भाषण छपे हुए हैं जो उन्होंने अलग अलग देशों में दिए। साइंस जिन्होंने पढ़ी है छठी क्लास से स्कूल में लगा करके, वो लोग भी जानते हैं। पर्यावरण में रुचि रखने वाले लोग जानते हैं दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है। आईपीसीसी, इसका जिक्र, इस संस्था का जिक्र ग्रेटा थनबर्ग बार बार करती हैं अपने भाषणों में। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेटिक चेंज, इसकी रिपोर्ट का वे हवाला देती हैं। यह संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा गठित एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। स्विट्जरलैंड जेनेवा में इसका कार्यालय है। 1988 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के प्रस्ताव के तहत इसकी स्थापना की गई थी। इसने कुछ काम किया पर्यावरण की रक्षा के लिए, नोबेल पुरस्कार भी इसको दिया गया। इस संस्था की रिपोर्ट्स का हवाला और भी जो संसार के वैज्ञानिक पर्यावरण को लेकर कह रहे हैं, उनका हवाला, उनका संदर्भ ग्रेटा थनबर्ग अपने व्याख्यानों में देती हैं। यह जो पर्यावरण बदल रहा है धरती का, उससे स्वच्छ पानी और भोजन के स्रोत प्रभावित हो रहे हैं, उससे खेती प्रभावित हो रही है, बीमारियां बढ़ रही हैं। देखते देखते कितने ही वायरस फैल गए, कितने भूकंप आए, बाढ़ आई, सूखा हुआ। ये सब जो जलवायु परिवर्तन हमारे दुराचरण के कारण हो रहा है, उसके दुष्परिणाम हैं। बीमारियां, जो संक्रामक रोग हैं वे ही नहीं, बल्कि हृदय रोग, श्वास रोग, ये भी बढ़ रहे हैं। बहुत सारा डेटा इसका उपलब्ध है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, हिमालय के ग्लेशियर पिघल रहे हैं। जो बाढ़ हर साल बढ़ती जा रही है, पिछले 3-4 सालों में लगातार बाढ़ पहले से ज्यादा आती है। घरों में पानी घुसाता है ऊपर तक, शहर के शहर डूबने लगते हैं। ये तापमान में वृद्धि के कारण जो हिमालय के ग्लेशियर पिघल रहे हैं, उनका भी एक परिणाम है। तापमान में वृद्धि के कारण कई बार बारिश भी ज्यादा होती है, और भी कई दुष्परिणाम सृष्टि के लिए, पूरी सृष्टि के लिए, पूरी धरती के लिए इसके होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन जो गैसें हैं, वे वायुमंडल में एकत्र होती रहती हैं, वे धरती की ऊष्मा को अंतरिक्ष में जाने से रोकती हैं। यह जो स्थिति है, इसको ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। और आईपीसीसी का कहना है कि 1950 के दशक के बाद से ये जो गैसें हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव जो है, उसके अंतर्गत गैसों का उत्सर्जन वैश्विक तापमान में वृद्धि का सबसे प्रमुख कारण रहा है। इसलिए पेरिस समझौता हुआ, तो पेरिस समझौता, उसमें 197 देशों के प्रतिनिधि एकत्र हुए, इकट्ठे हुए। उन्होंने समझौता किया कि ये बहुत बड़ा खतरा है दुनिया के लिए, ये तो तबाह हो जाएगी दुनिया, और हमको कुछ करना चाहिए ग्रीन हाउस एमिशन को रोकने के लिए। तापमान में वृद्धि को हम लोग कम करेंगे। और 195 देशों की सरकारें 11 दिसंबर 2015 के दिन, 30 नवंबर से 11 दिसंबर के बीच फ्रांस में पेरिस में इकट्ठा हुई। पेरिस समझौता हुआ, वैश्विक समझौता हुआ, और 179 देशों ने
इस समझौते को अपने देश में लागू करने के लिए औपचारिक स्वीकृति या अनुमति भी दी, लेकिन काम बहुत ठोस नहीं हुआ। यह एक शुरुआत जरूर थी, पेरिस समझौता। इसका बहुत हवाला ग्रेटा थनबर्ग अपने वक्तव्यों में देती हैं कि पेरिस समझौते में जो करार हुआ था उस पर काम क्यों नहीं किया गया। तापमान में वृद्धि को रोकने के लिए जो लक्ष्य रखा गया था वो पूरा नहीं हो रहा है। इस सवाल को वे बार बार उठाती हैं और इस निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को हर देश को एक बड़ी सीमा तक कम करना पड़ेगा, जो कि नहीं किया जा रहा है, जो कि स्वार्थवश नहीं किया जा रहा है। उसमें कारपोरेट्स के हित जुड़े हुए हैं, उद्योगपतियों के हित जुड़े हुए हैं, सरकारों के हित जुड़े हुए हैं, सबके अपने अपने निहित स्वार्थ जुड़े हुए हैं। धरती की चिंता उसके कारण नहीं की जा रही है। ग्रेटा थनबर्ग को संघर्ष करना पड़ा अपनी बात सामने रखने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए, और कुछ हद तक जो असर हुआ दुनिया भर में उनकी बात का, उसके लिए, इसके लिए उनका मान और सम्मान भी हुआ। 11 दिसंबर 2019 को उन्हें 11 दिसंबर 2019 को उन्हें टाइम पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रदान किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सम्मान और भी उनको मिले। नोबेल शांति पुरस्कार के लिए 2 बार उनका नामांकन हुआ। मिला नहीं, यह बात अलग है। पाकिस्तान की जो इसी तरह की एक लड़की थी, बहुत बड़ी महिला वह है, मलाला जो है, उसको नोबेल पुरस्कार सही दिया गया। कई बार सही लोगों को मिल जाता है, कई बार सही लोगों को नहीं मिलता। गांधी जी को नहीं मिला था और बाद में नोबेल पुरस्कार समिति ने क्षमा मांगी, बहुत बाद में, जब गांधी जी भी नहीं थे, कि गांधी जी जैसी शख्सियत को हमने नोबेल शांति पुरस्कार नहीं दिया, ये हमारी चूक थी। ग्रेटा थनबर्ग को भी नहीं दिया। ऐसी चूक तो होती रहती है। कई बार इस तरह के पुरस्कारों से व्यक्ति ज्यादा बड़ा होता है। गांधी के लिए नोबेल शांति पुरस्कार क्या है, कोई बड़ी चीज नहीं है। ग्रेटा थनबर्ग जैसी लड़की के लिए जो कि उम्र में बहुत छोटी है, नोबेल पुरस्कार, शांति पुरस्कार उसके सामने छोटा है मेरी दृष्टि से। जिस तरह का काम उसने कर दिखाया है उसको देखते हुए। लेकिन उनको स्कॉटलैंड की शाही भौगोलिक सोसाइटी की मानद सदस्यता दी गई। टाइम पत्रिका द्वारा संसार के 100 सर्वाधिक प्रभावी लोगों की सूची में ग्रेटा थनबर्ग का नाम शामिल किया गया और इस वर्ष का सबसे युवा टाइम पर्सनालिटी उनको घोषित किया गया। एक नई पशु प्रजाति का नाम उनके नाम पर रखा गया। सम्यक जीविका पुरस्कार, राइट लिवलीहुड अवार्ड उनको दिया गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। विश्व स्तर पर पर्यावरण के क्षेत्र में जो प्रभाव हुआ, पर्यावरणविदों के द्वारा कहासुनी करने का, उसको ग्रेटा प्रभाव, ग्रेटा इफेक्ट भी कहा जाने लगा। इतना सब तो हुआ, लेकिन लोग उनसे नफरत भी करते हैं। और ग्रेटा थनबर्ग को भी इस बात का एहसास है कि लोग उनसे, बहुत सारे लोग और दुनिया के बड़े बड़े लोग, तथाकथित नेता लोग उनसे नफरत करते हैं। ट्रंप साहब ने ही कह दिया था कि वो बच्ची है, वो समझती ही क्या है। गंभीरता से उनको नहीं लिया जा रहा। अनेक स्थानों पर यह प्रयास किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ग्रेटा थनबर्ग को आमंत्रित न किया जाए। आयोजकों को संदेश दिया गया कि इसको मत बुलाइए। उनको मानसिक रूप से मंदमती, चुड़ैल, आतंकवादी तक भी कहा गया है। लोगों ने यह भी कहा कि, जैसा मैंने कहा अभी, कि बहुत छोटी सी बच्ची है, वो कितना समझती है, उसकी बात को हम गंभीरता से क्यों लें। ग्रेटा थनबर्ग उनको चुनौती देते हुए बार बार यह कहती हैं कि मैं नहीं कह रही हूँ, ये तो जो संसार के सबसे जानकार वैज्ञानिक हैं, पर्यावरण के बारे में जो समझते बूझते हैं, वो जो कहते हैं वही मैं कह रही हूँ। वो जो चेतावनी दे रहे हैं उन्हीं की बात को मैं कह रही हूँ। वैज्ञानिक तथ्य और वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ ही मैं कह रही हूँ, सारे तथ्यों के हवाले से।
ग्रेटा थनबर्ग यही कहना चाहती रही है कि जिस गति से दुनिया के अमीर देश कार्बन गैसों का उत्सर्जन कर रहे हैं, उनके चलते धरती कदाचित 11-12 साल और बची रहेगी। उसके बाद ये ऐसी भीषण भयावह तापमान की वृद्धि से ग्रसित होगी कि ये रहने लायक जगह नहीं बचेगी। ये एक बड़ी चुनौती है। और जो लोग ये कहते हैं कि ये सब तो कहने की बातें हैं, कुछ होने वाला नहीं है, वो ये क्यों नहीं सोचते कि जब जब हम कहते रहे कि कुछ होने वाला नहीं है, बराबर जो होने वाला था वो होता रहा। हम जब सुकून से रहते थे अपने बचपन में मई जून के महीने में शाम को ठंडी हो जाती थी फिजा, वो अब शाम को बड़ी उमस हुआ करती है, 10 डिग्री 15 डिग्री टेम्परेचर कुछ सालों में बढ़ गया, असह्य होने लग गई शाम। और हम लोग पंखे का नाम नहीं जानते थे, बिजली के पंखे का, हाथ से चलने वाला पंखा दोपहर में हम लोग थोड़ा चलाते थे, एसी का नाम नहीं सुना था। अब तो बिजली के पंखे की तो बात दूर रही, गर्मी में एसी के बिना रहना असंभव है। अक्टूबर के महीने से सितंबर के महीने से एसी चलाए जाने लगते हैं, और उसके जितना ही हम लोग उपाय करते हैं अपने घर में ठंडक पैदा करने का, बाहर उतनी ही गर्मी हम पैदा करते हैं। तो जो जो दिन की बात बढ़ाई त्यों त्यों रात हुई, ये हो रहा है। तो हम लोग पाखंडी हैं, जानबूझ करके अनजान बने रहने का नाटक हम लोग करते हैं। हम लोग आंखों देखी मक्खी निगलते हैं। ग्रेटा थनबर्ग यह भी कहती हैं कि मुझे कहा जाता है कि हम लोग उपाय कर तो रहे हैं, आप चिंता क्यों करती हैं? कोयले का उपयोग कम कर देंगे हम लोग, और बैटरी से चलने वाली गाड़ियां ज्यादा चलाएंगे, इलेक्ट्रिक कार्स ज्यादा चलाएंगे, सोलर एनर्जी का उपयोग कोयले की बजाय ज्यादा हो रहा है, होने लगेगा, तो आप चिंता मत करिए। लेकिन वो प्रमाण सहित ये कहती हैं कि ये बहुत ही सतही उपाय हैं, ये ऊंट की दाढ़ में जीरे की बराबर है। जो पूरे भूमंडलीय तापमान में वृद्धि हो रही है उसको रोकने के लिए कारगर ये नहीं है। दूसरी बात जो गौरतलब है वह यह है कि जहां कहीं बहुत कारगर कदम उठाया जाता है उसकी चर्चा कोई नहीं करता। नॉर्वे ने अपने पूरे द्वीप में प्रदूषण को रोकने के लिए तेल की ड्रिलिंग बंद कर दी, ये कोई खबर नहीं बनी। इस तरह का कोई काम करता है तो वो खबर नहीं बनती, लोग उसको दबा देना चाहते हैं, क्योंकि वो कहा जाएगा कि उसका अनुकरण आप लोग क्यों नहीं करते, आप लोग तेल की ड्रिलिंग क्यों नहीं बंद कर देते। अमेरिका सबसे ज्यादा तेल की ड्रिलिंग करता है, सबसे ज्यादा कार्बन गैसों का उत्सर्जन भी वही करता है, विश्व में सबसे अधिक पर्यावरण का प्रदूषण भी वहीं से फैलता है। सारे अमीर देशों को चुनौती देते हुए ग्रेटा थनबर्ग कहती हैं, अपना देश स्वीडन, उसकी भी वे आलोचना करती हैं इस बात के लिए कि आप लोग गरीब देशों के गरीबों की जीवन की कीमत पर अय्याशी कर रहे हैं। आप लोग ये सब अय्याशी कम करें तो कुछ थोड़ा बहुत विकास गरीब देश भी करें। हालांकि भारत जैसे विकासशील देशों में जो कुछ हो रहा है, वो पर्यावरण प्रदूषण जिस प्रकार से एक विकराल मुंह बाए खड़ा हुआ है हमारे सामने, उसके बारे में उनको जानकारी नहीं है। वो जो कुछ कह रही हैं वो भारत पर भी एक चिंतनीय रूप में लागू होता है। मीडिया इस दृष्टि से बहुत विफल रहा है कि उसने कभी पर्यावरण को, तापमान में वृद्धि को मुद्दा नहीं बनाया। हमारे लिए क्रिकेट मैच ज्यादा बड़ी खबर होता है, फुटबॉल मैच ज्यादा बड़ी खबर होता है, धरती झुलसने जा रही है ये हमारे लिए खबर नहीं होती। ग्रेटा थनबर्ग कहती हैं कि मैं ऐसी खबर पहुंचा रही हूं जिससे मैं चाहती हूं कि आप लोग आतंकित हों और भय का अनुभव करें, क्योंकि आशाएं खैरात में नहीं बंटती, आशाएं कमाई जाती हैं, यह भी वे कहती हैं। ग्रेटा अलग थलग पड़ गई है, यह तो बात सही है, क्योंकि हम लोगों में और ग्रेटा थनबर्ग में एक फर्क है। हम लोग आत्महंता हैं, ग्रेटा थनबर्ग आत्महंता नहीं है। आत्महंता यह शब्द सर्वपल्ली राधाकृष्णन की
किताब पढ़ते हुए, रिकवरी ऑफ फेथ पढ़ते हुए मेरी दृष्टि में आया। राधा कृष्णन ने भी ईशोपनिषद से यह शब्द लिया है। आत्महंता का मतलब है जो अपने आप को मारता है, अपनी आत्मा को मारता है। हम लोग अपनी आत्मा को मारते चले जा रहे हैं। आत्मा का हनन हम लोग करते हैं। भीतर की आवाज को हम लोग दबाते हैं। आत्मा की पुकार को जो दबाता चला जाता है वो इस सीमा तक उसको दबोचता है कि उसकी आत्मा मर जाती है। वह बोलना, चीखना, कराहना बंद कर देती है। कुछ लोग हैं जिनकी आत्मा मरती नहीं है, कराहती है, उस कराह को सुनते हैं। हमारे जैसे लोग कुछ उसमें से हो सकते हैं, पर वे लोग भी कुछ करते धरते नहीं हैं। पर वे अपनी आत्मा की चीख कम से कम सुनते हैं। वे स्वयं चीख सकते हैं और बता सकते हैं। वे चेतावनी दे सकते हैं। बाकी लोग यद भविष्य की तरह से हैं। पंचतंत्र में 3 मछलियों की कथा आती है। अनागत विधाता च प्रत्युत्पन्न मतिस्तथा वह वेतौ सुख में देते यद भविष्य विनश्यति। 3 तरह के लोग होते हैं। अनागत विधाता, खतरा आने वाला है इसको भांप करके खतरा आने के पहले ही उसका प्रतिकार कर लेता है, वह तो अनागत विधाता है। प्रत्युत्पन्न मति, जब खतरा सामने आ जाए तो उसको निपटने की तैयारी से जूझने लगता है, वह प्रत्युत्पन्न मति है। और यद भविष्य की जो होगा देखा जाएगा, हमें क्या करना है। हमारे घर में एसी चल रहा है, हम तो सुख से रह रहे हैं, और हमारे गुजर जाएं 10, 20, 25 साल, बाकी दुनिया जाए बाहर में, चूल्हे में झुलस जाए। यह सोच ज्यादातर लोगों को होता है, लेकिन वो विनाश अपना स्वयं का भी करते हैं, क्योंकि वे अपनी आने वाली पीढ़ियों का विनाश करते हैं। युधिष्ठिर ने बताया यक्ष को, जब यक्ष ने पूछा कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषा स्थावरम इच्छन्ति किमाश्चर्य मतः परम। दिन ब दिन यम मंदिर, मृत्यु लोग जा रहे हैं लोग। बाकी लोग जिंदगी से वैसा ही चिपके रहते हैं, आगे का नहीं सोचते हैं कि क्या होगा सृष्टि का, इससे बढ़कर के आश्चर्य क्या होगा। जो युधिष्ठिर ने कहा उसी को तो ग्रेटा थनबर्ग कह रही है। इससे बढ़कर के आश्चर्य क्या होगा कि वैज्ञानिक सारे बता रहे हैं, पर्यावरणविद बता रहे हैं कि 12 साल बाद धरती झुलसता हुआ आग का गोला बनने की दिशा में आगे बढ़ जाएगी, अगर इसी गति से तापमान हर साल बढ़ता रहा। लेकिन कोई परवाह इस बात की नहीं कर रहा है। हमने अपनी विस्मित और चकित होने की वृत्ति खो दी है। कोई खबर हमको चकित नहीं करती। रेप, बलात्कार, मारधाड़ सब होता रहता है। हम लापरवाह अपनी दुनिया में बने रहते हैं वैसे ही। हैरानी नहीं होती हमको। धरती से कई कई भाषाएं रोज विलीन होती हैं। कई कई पशुओं की प्रजातियां रोज विलीन हो जाती। यह भी तो एक पर्यावरण प्रदूषण का, तापमान वृद्धि का एक नतीजा है। बायोडाइवर्सिटी खत्म होती जा रही है। वन्य जीवन खत्म हो रहा है। जंगल के जंगल कट रहे हैं, जलाए जा रहे हैं, और जंगलों में आग लग रही है। फ्रांस में जंगलों में ऐसी आग लगी कि उसको कई कई दिनों तक, महीनों तक बुझाना संभव नहीं हुआ। अमेरिका के जंगलों में, ब्राजील के जंगलों में, जिनसे कि पर्यावरण की रक्षा की कुछ संभावनाएं बची हुई थी, उनमें ऐसी आग लगी कि जंगल के जंगल नष्ट हो गए। पर्यावरण वृद्धि, तापमान वृद्धि का यह नतीजा है। हस्तिनापुर आए हुए ब्रह्मचारी कर्ण के आश्रम से जो पहुंचते हैं राजधानी, वो राजधानी में पहुंच करके हैरान हो जाते हैं कि कैसी जगह हम आ गए। ग्रेटा थनबर्ग हम लोगों के हैरान न होने पर हैरान है। बाकी लोग इस बात पर हैरान हैं कि ग्रेटा थनबर्ग बिना बात के हैरान क्यों है। अब तो 3, 4 साल हो गए ग्रेटा थनबर्ग ने जो आंदोलन छेड़ा था। उनके आखिर के भाषण जो मैंने पढ़े, उसमें कुछ तथ्य भी देती हैं कि इतना सब होने के बाद धीरे धीरे कुछ परिवर्तन आ रहा है, ऐसा लगता है। और ये परिवर्तन और आएगा जब ज्यादा से ज्यादा युवा लोग इसमें शामिल होंगे, इस आह्वान में जो ग्रेटा थनबर्ग का आह्वान है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।